नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इतिहास की किताब पर बवाल शुरू हो गया है। हरियाणा बोर्ड की 9वीं की किताब के सिलेबस पर अब नई बहस छिड़ गई है। यह बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इतिहास की किताब में लिखा है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति भी देश के बंटवारे का एक कारण थी। इतिहास की किताब से राजनीतिक चिंगारी तो निकली है। अब देखना यह है कि इसमें कौन कौन अपनी राजनीति करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक पढ़ाई भी करार दे दिया है। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति भी देश के बंटवारे का एक कारण थी। ये दावा किया गया है हरियाणा बोर्ड की 9वीं कक्षा की किताब में। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की गई किताब के मुताबिक 1947 में देश के विभाजन के पीछे कांग्रेस नेतृत्व की शिथिलता और सत्ता के लालच का हवाला दिया गया। कांग्रेस तुष्टीकरण नीति को लेकर किताब के एक स्पेशल सेक्शन में लिखा है, कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करना चाहती थी। 1916 का लखनऊ समझौता, 1919 का खिलाफत आंदोलन और 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता तुष्टीकरण नीति के उदाहरण थे। इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को बार बार लुभाया गया। अनुचित महत्व मिलने के कारण जिन्ना ने हमेशा के लिए कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। स्कूल की किताब में इतने बड़े बड़े दावे हों और राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सिलेबस में हुए बदलाव को शिक्षा का राजनीतिकरण करार दिया। उन्होंने कहा, बच्चों को यह सिखाना चाहिए था कि कैसे कांग्रेस के संघर्ष ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। विपक्ष की ओर से तलक टिप्पणी के बाद हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। की बात है, सब महापुरुषों के योगदान को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। जिनका भी आजादी के लिए योगदान है, उन सब महापुरुषों को याद किया जाना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव है और इसलिए मैं साधुवाद देता हूं कि सभी महापुरुषों के जीवन को पब्लिक डोमेन में लाओ। एक तरफा कहानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो सब अब आना चाहिए। क्रांतिकारियों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आना चाहिए। हरियाणा बोर्ड की 9वीं की किताब के सिलेबस पर अब नई बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि इतिहास की किताब से निकली इस चिंगारी पर कौन कौन अपनी राजनीति सेकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अब नई बहस जो है वो आकर यहां शुरू हो गई है। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश की गई कक्षा 9वीं के इतिहास की पाठ्यपुस्तक ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण नीति को जिम्मेदार ठहराया, जहां से ये पूरी बहस जो है वो शुरू हुई है। बात करते हैं इस मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे कराऊं। प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, मनीष कटाना कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रजवंत डहीनवाल जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं और महावीर भारद्वाज जी संघ विचारक हमारे साथ हैं। राकेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मनीष जी मैं आपसे ही कर रहा हूं, कहां आपत्ति आई इस पूरी किताब में? जो तुष्टीकरण कहा गया उसे लेकर हुड्डा साहब ने जिस तरह से तमाम सवाल उठाए, पहली रिएक्शन में आपसे जाऊंगा। देखिए, आज देश के और प्रदेश के नौजवानों में जिस तरीके से बंटवारे की राजनीति की जा रही है, धर्म की राजनीति की जा रही है, जो अंग्रेज जैसे राजनीति करते थे कि फूट डालो और राज करो, आज बीजेपी उस मुकाम पर बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। बस फर्क इतना है कि ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे। आज मंदिर, मस्जिद और मीनार के ऊपर राजनीति हो रही है। मंदिर, मस्जिद और मीनार की बात की जा रही है। कहीं पर आज 21वीं सदी के अंदर जहां पर हमें साइंस की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए, एजुकेशन की बात करनी चाहिए, हेल्थ की बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए, वहां हम बात किसकी कर रहे हैं? वहां हम या तो सड़कों के नाम बदल रहे हैं या मंदिर मस्जिदों के नाम बदल रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से 2014 के बाद से 2022 तक की जो राजनीति और जो देश में और प्रदेश में और जो युवाओं में जो परिवर्तन आया, वो आपस का जो वैर भाव जो बढ़ा है, आपस का द्वेष जो बढ़ा है। हम लोग ईद भी मनाया करते थे और दिवाली भी मनाया करते थे और मिलजुल कर मनाया करते थे। 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे हरियाणा में देखा जाता था। देश विभिन्नताओं में एकता का देश है हमारा हिंदुस्तान।
यहाँ पर इतनी भिन्न प्रकार की जातियां, इतने भिन्न प्रकार के लोग, वेशभूषा, कलर, इतने रुतियां, इतना कहीं सर्दी, कहीं मौसम, कहीं रेगिस्तान, कहीं पानी पानी, कहीं पहाड़ी पहाड़। तो ये सुंदरता है हिंदुस्तान की, ये विशेषता थी हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान इन सब चीजों को भी एक अपने उसमें समाये हुए था और हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा था। आज हिंदुस्तान कहां बढ़ रहा है? आज या तो राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होते हैं, या हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं, या मंदिर मस्जिद के ऊपर बात होती है। तो जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, अब ये कहीं ना कहीं किताबों के माध्यम से, नौजवानों के तुष्टीकरण की बात करके, कांग्रेस की बात करके, किसी का नाम बदलकर, मैं ये चाहता हूं कि क्या ये सरकार 2014 से अब तो करीबन 8 साल बीतने को जा रहे हैं, क्या ये सरकार एक बार भी क्या रोजगार के नाम पर बात कर सकती है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बात कर सकती है? क्या हेल्थ सेक्टर पे बात कर सकती है? क्या टेक्नोलॉजी साइंस के ऊपर बात कर सकती है? ये हमारे को सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, अगर हम भाइयों को लड़ाकर अगर इनको सत्ता में काबिज होना है, तो क्या ये सही बात है? मैं 1 मिनट और लूंगा। ठीक है, मैं पहले इस बात का जवाब लेता हूं, फिर पूरा विस्तार से चर्चा ही करनी है 1 घंटे। विधु जी, वो कह रहे हैं फूट डालकर राज आप कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद मीनार की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा और मैंने बड़े धैर्य से सुना, और मैं इस डिबेट में प्रयास करूंगा कि मैं किसी के बीच में ना बोलूं, और यही चाहूंगा कि और भी लोग जो हैं वो भी मेरी बात को सुने, चाहे पसंद करें चाहे ना करें, मेरी बात को गौर से सुने। जी बोलिए। देखिए, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसको हमारी पुस्तकों में लॉर्ड मैकॉले के नाम से खूब प्रसारित किया जाता है, उन्होंने 30 के दशक में कुछ साल भारत में बिताए और भारत की स्टडी की कि भारत को किस प्रकार से लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सकता है, इसको स्टडी किया। और फिर 19 फरवरी 1835 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच दी, जिसको मैकॉलेज मिनट कहा जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उसका उन्होंने जो कुछ कहा, मैं बिल्कुल वही शब्द जो है रिप्रोड्यूस करता हूं। ही सेड, एंड आई कोट, I have traveled length and breadth of India. I have not seen one Indian who's beggar, one Indian who's poor. Such wealth in this country, such high moral values, that this country cannot be made slave until and unless we break the very backbone of this nation, which is its cultural heritage, and let Indians and make Indians believe that all that is Indian is inferior to the West. उनका कहना था कि भारत को अगर भारत के सांस्कृतिक इतिहास से अलग कर दिया जाएगा तो ही भारत को गुलाम बनाया जा सकता है। और ठीक यही काम जो है आजादी के बाद तक निरंतर चलता रहा, आज तक चलता रहा, जब तक भाजपा की सत्ता नहीं आई। अब मैं उनके सीधे सीधे सवालों के जवाब पर आता हूं, जो मेरे साथी ने जो है कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कहे। उन्होंने कहा फूट डालो राज करो, तो फूट डालो राज करो की जहां तक बात है, तो ये तो कांग्रेस के समय से शुरू हुआ। कांग्रेस में किस प्रकार से, चाहे 1916 का लखनऊ पैक्ट हो, जिसमें किस प्रकार से इन्होंने आपस में बांट दिया। पहली बार अगर किसी ने मुस्लिम लीग का अगर रिकॉग्नाइज किया था तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट था उसमें किया गया था। खिलाफत मूवमेंट में किस प्रकार से तुष्टीकरण किया, 1919 में खिलाफत मूवमेंट कहां होती है। देखिए, तुर्की का कोई मसीहा जो है, उनका जो वहां, उसको अगर ब्रिटिश हुकूमत हटा देती है तो भारतीयों को क्या तकलीफ होनी चाहिए उसमें। भारत जो कि 1857 उससे भी पहले से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था, वहां पर भी जो कुछ लोग जो थे, कुछ एक वर्ग थे जिनका कोई नगण्य योगदान रहा है, वो अचानक से 1919 में सड़कों पर आ जाते हैं और बेतहाशा हिंदुओं का कत्लेआम करना शुरू करते हैं। और इसके साथ ही जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो कहां से शुरू हुआ था, तब तो बीजेपी नहीं थी ना, 2014 से तो पुरानी बात कर रहा हूं ना। ये तो 2014 में कह रहे हैं कि सारी समस्या का जो जन्म हुआ वो 2014 में हुआ। इन्होंने एक तो बातें और कही, इन्होंने कहा कि सड़कों के नाम बदल दिए। बिल्कुल, सड़कों के नाम बदले जाने चाहिए। मेरे देश के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनसे युद्ध लड़ रहे थे, वो अकबर महान कैसे हो सकते हैं। जिन लोग जो ब्राह्मणों के जिन्हें उतार कह रहे हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी पे बात कीजिए, 21वीं सदी है, तब तक वो कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर बात कीजिए। मैं साइंस पर आऊंगा और 21वीं शताब्दी पर भी आऊंगा, और बहुत जल्दी से आ रहा हूं मैं, केशव जी, बहुत जल्दी से आ रहा हूं मैं। तो औरंगजेब की सड़कें क्यों होनी चाहिए। और फिर इन्होंने कहा कि सड़कों के नाम क्यों बदल दें।
ये जो औरंगजेब और अकबर की रोड है, ये अंग्रेजों ने नहीं बनाई थी। ये इस देश के अंदर जो तब जिनको अंग्रेजों ने हस्तांतरण किया था सत्ता का, उन्होंने बनाई थी। और मैं अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका हूं अपनी बात के, और वो ये है, इन्होंने किसी को काले अंग्रेज कहा। अब उसकी परिभाषित कर देते हैं, किसको काला अंग्रेज कौन हो सकता है। देखिए 1885 में अंग्रेजी अधिकारी ऑक्टेवियो ओ ह्यूम, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। ये तो एक तथ्य की बात है, नकार दें इसको कि कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने नहीं की थी। 1910 तक कांग्रेस के चार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अंग्रेज सिटिंग अधिकारी थे, जो अंग्रेज सरकार में थे। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1929 तक कांग्रेस ने कभी आजादी का नाम भी नहीं लिया था। उससे पहले सैकड़ों देश के क्रांतिकारी जो है शहीद हो चुके थे, इस देश के मर मिट चुके थे। 1929 में भी महात्मा गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन में क्या कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, यानी अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र, अंग्रेज हमारे अधिकारी हों और उनके नीचे हम लोगों को राज मिल जाए। इतने में स्पष्ट थे। और फिर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ना रावल साहब, जो कांग्रेसी हर डिबेट के अंदर कब, कौन से सन में बताइए, 29 में, कौन से सन में किया। 1929 तक तो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। 1929 तक तो महात्मा गांधी चिट्ठी लिखकर कह रहे थे कि हमें मतलब आपके कहने का मतलब है कि 9वीं क्लास में आपने जो भी डाला है वो सोच समझकर डाला है, पछतावा नहीं है इसको लेकर किसी तरह का। बहस होती है तो होती रहे। देखिए मेरा कहना है, हाँ। मेरा कहना है, और बहुत 2 वाक्यों में अपनी बात पूरी करूंगा, हाँ। कि शेरों का इतिहास अगर शिकारी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ। क्या ये लिखेंगे कि शेर बहुत बहादुर है, बहुत वीर है, वो ये लिखेंगे कि शेर एक बहुत बदतमीज बदबूदार किस्म का जानवर है। क्या भारत का सही इतिहास भारत के लोगों को नहीं पता होना चाहिए? मैं जवाब दूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जानबूझकर एक खानदान का महिमा मंडन करने के लिए ठीक है साहब, देश के मैं आगे बढ़ूंगा, असली इतिहास को छुपाया। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आऊंगा मैं आपके पास। रजवंत जी, आपका क्या स्टैंड है सर, क्या मानते हैं इस मुद्दे को? किसी भी बात अगर करें ना, आज वर्तमान हालात पे हमें बात करनी चाहिए थी। ये तो विधु रावल जी बहुत पीछे चले गए थे, आजादी से भी पहले की बातों पे चले गए थे। उस समय के हालात और आज के हालात को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि उस समय क्या था, आज क्या हो रहा है। और अगर ये जो सड़कों के नाम बदलने की बात अगर कह रहे हैं, सड़कों के नाम बदलने से या किसी मीनार का नाम बदलने से, किसी और चीज का नाम बदलने से अगर विकास होता है तो बिल्कुल उनका नाम बदल देना चाहिए। लेकिन इनकी मंशा क्या है उस नाम को बदलने के लिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं। संविधान के अनुसार अगर हम देश संविधान के अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन लोगों को परेशानियां क्या है। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और उस धर्मनिरपेक्ष राज्य को ये क्यों किसी एक व्यक्ति विशेष का राज्य बनाना चाह रहे हैं? क्यों? इस चीज के लिए कोई नहीं है। नहीं, व्यक्ति विशेष का राज्य क्या हो गया? धर्म के साथ हमें लड़ाया जा रहा है, ये चीजें यही तो बताएंगे ना। व्यक्ति विशेष कौन सा है? कौम विशेष की बात अगर करते हैं तो वो क्यों बात, वो वही तो चीज आ गई ना कि ये व्यक्ति विशेष के ऊपर जा रहे हैं। अगर एक धर्म राज्य, अगर 2 धर्मों को या 3 धर्मों को 4 धर्मों का अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य को अगर एक धर्म की ओर धकेला जाए, क्या ये सही है? किसने कह दिया? रजवंत भाई, ये तो आप डायरेक्शन ही दूसरी पकड़ गए सर। ये तो छोड़ दीजिए, किसी नहीं, सुनिए तो सही, आप छोड़ दीजिए। कोई प्रवक्ता आपसे सवाल पूछ रहा है, एक पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है कि अगर औरंगजेब का नाम हटाकर सड़क का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम मार्ग किया जाए तो उसमें दिक्कत किस बात की है? इसमें कौन सा धर्म आ गया सर? इसमें कौन सा व्यक्ति विशेष आ गया? कह रहा हूं कि नहीं, एक मिनट मैं अकेले इस तरह के एक क्या सड़कों के नाम बदलने से, स्टेशनों के नाम बदलने से क्या कोई विकास हो रहा है? क्या स्टेशन के नाम नहीं बदले गए तो कौन सा विकास हो गया? गुड़गांव का नाम गुरुग्राम करने से कोई विकास हो रहा है क्या? रजवंत भाई चीजें है ना थोड़े से व्यापक स्तर पर समझानी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूं अभी। हुड्डा साहब ने एक सेकंड, मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, इसी मुद्दे पर डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने इसे शिक्षा का राजनीतिकरण करार दिया है। आप हुड्डा साहब के साथ हैं या फिर भाजपा के साथ हैं जो कह रही है कि जिन्ना और गांधी की वार्ता तुष्टिकरण की नीति को उदाहरण थी? कहीं तो स्टैंड होगा ना आपका। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ना मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूँ, ना मैं भारतीय जनता के साथ। तो मतलब ही नहीं होता किसी। मैं अपनी बात वही बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। क्या ये दोनों पार्टियां, एक मिनट, क्यों, क्या जरूरी है कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहूं? आपकी बातों से कोई जरूरी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों से सहमत कैसे हुआ जब वो कह रहे कि
नहीं, जब मैं आपको यही चीज कह रहा हूं कि जब शिक्षा का वो क्या आज देश में किस प्रकार का माहौल चल रहा है, आप उस चीज पे भी तो ध्यान रखिए ना सर। मेरा डिबेट का मुद्दा आज अलग है ना सर। मैं आपसे आज के जो सवाल करूंगा वो डिबेट के मुद्दे पर करूंगा ना। मेरा आज का डिबेट का मुद्दा जो है उसी पे तो सवाल करूंगा रजत भाई। मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल तो हमारा जो विषय तय हुआ है उसी पे करेंगे हम लोग। तो उस विषय पर मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूं, क्या है? क्या आप भाजपा के स्टैंड के साथ है या कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के साथ है, या आपका कोई अलग स्टैंड है? इतना समझाइए पहले सिर्फ। नहीं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चीज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पहले का जो इतिहास है उसमें चीज में कोई ना कोई बदलाव करके तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। और मैं आपको वही चीज कह रहा हूं कि अगर इतिहास में कोई ऐसी चीज आती है या शोध में कोई ऐसी चीज आती है उसको ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने का उसमें कोई भी चीज अगर उसको बदलाव करते हैं तो वो कहां तक ठीक रहेगा? ठीक है, अगर वहां पे कोई गलत है उस चीज को गलत बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको कोई विषय उसके साथ कोई एजेंडा, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं महावीर जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं मनीष भाई से जवाब लूंगा। ये गांधी जी के योगदान को अगर खत्म कर देंगे तो क्या उनका योगदान खत्म हो जाएगा? हाँ, ठीक है, ठीक है, जवाब लूंगा मैं। एक बार महावीर जी के पास आ रहा हूं। महावीर जी, इसके साथ साथ एक और चीज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार और अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर, इन्हें भी किताब में शामिल किया गया है। और विपक्षी दलों का यह आरोप है कि सावरकर के अंडमान जेल में रहने का विशेष उल्लेख किया गया, लेकिन उनकी दया याचिकाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो इनका कहना है कि भाई इतिहास अगर पढ़ा रहे हैं तो जैसे का तैसा पढ़ाएं, उसे अपने सहूलियत के हिसाब से काट छाट कर क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि देश का इस समय स्वाभिमान जाग रहा है और देश की भावी पीढ़ी को यदि ठीक से शिक्षित करना है और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण बढ़ाना है तो देश के गौरवशाली इतिहास को उसके सामने रखना चाहिए। आज़ादी के बाद ये सब होना चाहिए था, लेकिन वामपंथियों की सहायता से कांग्रेस ने जिस प्रकार से इतिहास में गलत चीजें शामिल कर करके लोगों की, विद्यार्थियों की, बच्चों की, युवाओं की जानकारी को आधा अधूरा रख करके और कुछ गलत चीजें परोस करके उनके देश के प्रति स्वाभिमान को उन्होंने कुंठित किया है। आज वे सब गलतियां ठीक हो रही हैं, इतिहास अपनी गलतियां सुधार रहा है। और जिस विषय को आपने आज रखा है, अंग्रेजों के नीचे काम करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने जब मुस्लिम नेताओं के सामने, विशेष करके जिन्ना और मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए, उनकी हर मांग को स्वीकार कर लिया गया। और देश में अगर हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्ल करने वाले सुहरावर्दी का गांधी अपने घर में रख करके उनको गले लगा सकता है, जहां जहां पर कोई दंगे हुए, जहां पर हिंदू मुसलमानों की समस्या हुई, वहां हिंदुओं का पक्ष न लेकर के, निष्पक्ष बर्ताव न करके कांग्रेस के नेताओं ने जैसे मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए केवल इस लालच में कि अगर मुस्लिमों को उनकी नाजायज मांगों को मांग करके भी हम उनको अपने साथ रखेंगे तो देश स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन वो स्वतंत्र तो होना ही था, वो तो निश्चित रूप से क्रांतिकारियों की त्याग बलिदान उसका परिणाम है। लेकिन विभाजन जो है केवल और केवल ये कांग्रेसी नेताओं के तुष्टीकरण का एकमात्र परिणाम है। ठीक है, अगर वो तुष्ट नहीं करते, ठीक है, इनकी बातें नहीं मानते तो देश विभाजित नहीं होता और आज अखंड होता। और कांग्रेस में भी ऐसे काफी लोग थे, काफी नेता थे जो इसके घोर विरोधी थे। केवल शीर्ष नेता, मैं उसमें यहां नाम लेकर के किसी पर छिटा कसी नहीं करना चाहता। सब क्या बोलिए सर, आप अपनी बात रख सकते हैं, लीजिए आप नाम। इसके शीर्ष नेताओं में महात्मा गांधी जी आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं। इनको अंग्रेजों की बजाय, उनसे लड़ने के बजाय, उनके साथ संघर्ष करने के बजाय एक प्रकार से मुस्लिमों का साथ लेकर, उनको अपने साथ लेकर उनकी नाजायज मांगे मान करके आजादी को प्राप्त करना चाहते थे। और ये सत्ता के नजदीक जाने की नेहरू जी की कोशिश थी, उसमें वो ये सब काम करते चले गए जो आवश्यक नहीं था। आज सब कुछ किया। आज यदि मैं जवाब लेता हूं, उस भूल को सुधार रहे हैं तो इसमें कोई कांग्रेसी है चाहे किसी अन्य दल का है, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वागत किया जाना चाहिए। मैं मनीष जी से जवाब लेता हूं। मनीष जी, रखिए बात। बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़ी दुख की बात है। बाबूजी बड़े हमारे सीनियर हैं
और आज लाल बहादुर और अपना महात्मा गांधी जी और उससे पहले और इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। विधु रावल जी आज इतिहास सिखा रहे हैं विद्यार्थियों को। ये उस सरकार के आदमी हैं जहां पर पिछले 8 साल में सिर्फ घोटाले हुए। पहली बात तो कोई पर्चा नहीं हुआ, और अगर किसी टेस्ट का कोई पर्चा हुआ तो वो पर्चा वहां तक पहुंच नहीं पाया, उससे पहले लीक हो गया। और अगर वो लीक नहीं हुआ तो वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे। जिन विद्यार्थियों के साथ, जिन बेरोजगारों के साथ रोजगार देने के नाम पर ये सरकार आई थी, उनको एक भी रोजगार देने पे ये लोग असफल हो गए। आज ये इतिहास की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं। ये वो लोग इतिहास की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी हिंदुस्तान का झंडा आरएसएस के ऊपर नहीं फहराया। ये वो लोग इतिहास की बात कर रहे हैं जिन्होंने हरियाणा को 4 बार जलाया। ये वो लोग इतिहास की बात कर रहे हैं जो हरियाणा को आज क्राइम में नंबर 1 बना दिया। हुड्डा साहब क्या बात कर रहे हो, झूठ कह रहे हैं। आपने जो लंबे लंबे पुलंदे कहे वो सही है। मैं एक बात कहता हूं, एक छोटी सी बात कहता हूं, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कितना खर्चा आया उसको फाइलों में बदलने पे, कितना खर्चा आया कंप्यूटर से वो फाइलें उसका नाम बदलने में। क्या उतने पैसे से आज आपने जो रेस्ट हाउस भारतीय जनता पार्टी का बनाया वो कितने दिनों में तैयार हुआ, और गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल आज तक क्यों नहीं तैयार हुआ? भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कितने दिन में तैयार हुआ? ये कौन सी बातें कर रहे हो? मंदिर, मस्जिद और मीनार से बाहर निकलो। 2019 में पुलवामा और शहीदों के नाम पर वोट मांगकर सत्ता हासिल करने वाले लोग, क्या कभी किसी शहीद परिवार के घर जाकर देखा है? क्या शहीद होने के बाद कभी पूछा? क्या उसकी मां के आंसू पूछे? कभी पूछा कि स्कूल में एडमिशन कैसे होना है, वो अपनी दिनचर्या कैसे चला रहे हैं? लंबी लंबी बातें और भाषण करा के हिंदू मुसलमान की राजनीति करके जो सत्ता आपने हथियाई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी मां के लाल लील हो जाए, आपको सिर्फ सत्ता से प्यार है। आज आप इतिहास की बात कर रहे हो। इतिहास तो आप खुद देखो कि इतिहास क्या कहता है और आज क्या कहते हैं। 7 करोड़ का देश राफेल बना रहा है, 140 करोड़ का आबादी वाला देश, आज हम मंदिर, मस्जिद और मीनार पे लड़ रहे हैं। आप देखिए कि हमारा देश कहां है। 21वीं सदी पे जहां हम साइंस की बात करते थे, डॉक्टर इंजीनियर की बात करते थे, आज हम वहां किस चीज की बात कर रहे हैं? आज आपने गली मोहल्ले, गांव, देश, प्रदेश एक ही जहर घोल रहे हैं, एक ही जहर घोल रहे हैं। ठीक है। क्या ये जहर, मान लो आप सत्ता में आ जाओ, हो सकता है आप दोबारा भी आ जाओ ये जहर घोल के, लेकिन ये जहर सिर्फ आप ये जो हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी में घोल रहे हो उसमें हमारे बच्चे भी हैं। ठीक है, उसमें आपके भी बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें वो सबके बच्चे हैं। वो किसी बच्चे के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी का बच्चा है, ये कांग्रेस का बच्चा है, वो इस भारत माँ का बच्चा है। जो ये जहर आप घोल रहे हो, नफरत की जो राजनीति कर रहे हो, ये सारे वायुमंडल में ठीक है सर, मैं आऊंगा, इसका खामियाजा आप और हमको ही भुगतना पड़ेगा। मैं आऊंगा, ये जो सत्ताधारी सत्ता में वापस आऊंगा सर। ठीक है, जिनके अच्छे दिन आए हैं उनके तो अच्छे ही रहेंगे। ये आप जैसे जो आम आदमी जो आज घुट रहा है, पिस रहा है, 1000 रुपए सिलेंडर, 10 रुपए बढ़ते थे तो बीजेपी वाले रोड पे। मेरा मुद्दा दूसरा है सर, आज मेरा मुद्दा दूसरा, आप स्टडी दूसरे मुद्दे पर करके आए हैं। मैं राकेश जी से सवाल लेता हूं, एक अभी हमारे बीच आए हैं, एक इनिशियल कमेंट ले लूं रावल साहब, फिर आके जवाब लूंगा मैं आपसे। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। बहस आपने सुनी पूरी की पूरी, मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं सर। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया जा रहा है और दूसरे तरफ से शिक्षा का राजनीतिकरण कहा जा रहा है, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से राजनीति का तुष्टीकरण हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें कि शिक्षा के अंदर राजनीति के अध्याय को किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, और वो भी एक निचले स्तर की शिक्षा के अंदर, क्योंकि जो बच्चा 9th में पढ़ता है, जो 18 साल का भी नहीं हुआ, उसको जिस तरीके से अगर एक राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के किसी भी प्रोपागंडे को लेकर अगर इस तरह के लेसन्स को पढ़ाना स्टार्ट करती है, तो ये एक तरह की नई राजनीति का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरी पार्टी की सत्ता बदलेगी, फिर वो उनके लेसनों को अध्याय में जोड़ेगी और वो बच्चों को कुछ और पढ़ाना चाहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर किसी बच्चे को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास के बारे में पढ़ना होगा, तो देश में विभिन्न पुस्तकालय हैं, देश के अंदर विभिन्न बहुत सारा डाटा है। तो बच्चा जब मैच्योर हो जाएगा, जिसको राजनीति में रुचि होगी, वो अपने आप उन किताबों को खोजेगा और पढ़ लेगा। और दूसरी मेरी अभी एक आपत्ति है कि अभी हमारे एक प्रवक्ता साथी ने कि नेहरू जी के साथ साथ गांधी जी का भी नाम लिया, महात्मा गांधी जी का भी, राष्ट्रीय पिता का भी। तो मेरी इस बात पे बहुत बड़ी आपत्ति और खेद है कि इस तरीके से चैनल पे राष्ट्रीय पिता का नाम इस से संबंधित ही जोड़ा गया। क्या अगर आप अपनी रिवाइंड करके देखेंगे डिबेट खत्म होने के बाद, तो वहां बहुत बड़ी आपत्ति, और मुझे ही नहीं, मैं समझता हूं पैनल के अंदर जितने भी लोग बैठे होंगे उन सभी को। ठीक है राकेश जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं सर।
जो मैं कोट कर रहा हूं उस लाइन को जो लिखी गई है, उन्होंने कहा कि 1919 का जो खिलाफत आंदोलन है वो जिन्ना गांधी वार्ता 1944 की जो है वो तुष्टीकरण नीति के उदाहरण थे। ये बुक में बकायदा कोट किया हुआ है। अब चूंकि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तो मैं आपसे सवाल कर लेता हूं कि महात्मा गांधी ने खुद खिलाफत आंदोलन में इसलिए समर्थन दिया था कमाल पाशा के हटाए जाने पर कि मुसलमान भाइयों का सहयोग हमें मिल जाएगा। अब मुसलमान भाइयों का सहयोग मिलना वो हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से देख लीजिए या जिस हिसाब से इन्हें तुष्टीकरण कह रहे हैं वो तुष्टीकरण के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन गांधी जी खुद इस बात को स्वीकार करते थे ना कि उन्होंने साथ इसलिए दिया कि एक संदेश जो है वो अंग्रेजों तक पहुंचाने में हम कामयाब हो जाएंगे। बाद में धोखा मिला वो बात अलग है। देखिए, ऐसा है कि आपने प्रश्न पूछा, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैं राष्ट्रीय पिताजी को लेकर जो राष्ट्रीय पिता के नाम हम देते हैं उपाधि महात्मा गांधी जी के बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि इस तरीके के अध्यायों इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे तो जिन बच्चों को इतिहास पढ़ाने की बात कर रहे हैं उन तक बातें पहुंचेंगी कैसे? नहीं, देखिए, इतिहास पढ़ाना एक अलग चीज है, लेकिन पर्टिकुलर किसी पार्टी, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, उस पर्टिकुलर पार्टी को लेकर उसके अंदर जिस तरीके की राजनीति अब करी जा रही है, ये राजनीति कहीं ना कहीं दूसरी दिशा की ओर जाएगी, जिससे कि मैं आपको बता रहा हूं आज इस चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में हर एक राजनीतिक पार्टी फिर दूसरी पार्टियों के इतिहास अपने तरीके से पढ़ाने लग जाएगी। अगर इस बार का इतिहास कुछ होगा तो इसको मैनिपुलेट भी किया जाता है कभी ना कभी। नहीं, इसलिए तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं ना सर, इसलिए तो इतिहास पर खुलकर बात करें। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। एक बार रावल साहब के पास में आ रहा हूं, वो बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। मैं रावल साहब के पास आ रहा हूं सर, वापस आऊंगा फिर। रावल जी, काफी सारे सवाल पूछे मनीष जी ने आपसे। मैंने इस डिबेट में बहुत सारे तथ्य रखे हैं, मेरे एक भी तथ्य का किसी भी साथी ने जवाब नहीं दिया। किसी एक को भी कहे कि नहीं विधु रावल ने यह तथ्य झूठ रखा है और इसकी वजह ये नहीं ये था, एक का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देखना, अरे राष्ट्रीयकरण हो गया, अरे भगवाकरण हो गया इतिहास का, अरे इतिहास बदल दिया, क्या बुरा असर पड़ेगा, अपने तरीके से। अरे छोड़ दीजिए साहब, इतना मत डराइए हम लोगों को। इस देश के विवेक को कुछ समझिए, इस देश के जनमानस के विवेक को कुछ समझिए। मैंने सभी के सवालों को बड़े गौर से सुना है, मैं आशा करूंगा सब मेरी बात भी सुनेंगे और मैंने नोट डाउन किया पॉइंट। पहले नीचे से शुरू कर लेते हैं। राकेश कुमार जी हिस्टोरियन है, मुझे लगा कि वो स्वागत करेंगे कि सबसे बड़ा जो अन्याय हुआ है, ये जो गलत इतिहास जानबूझकर अंग्रेजों और मुगलों का इतिहास, उनके महिमा मंडन का इतिहास पढ़ाया गया, तो सबसे बड़ा जो अन्याय हुआ वो हिस्ट्री के साथ हुआ। और हमने तो पढ़ा है कि अगर हम इतिहास से सीखते नहीं हैं, द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी डू नॉट लर्न एनीथिंग एट ऑल। जो लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं वो उन्हीं गलतियों को दोहराने के अभिशिप्त होते हैं। मैंने पढ़ा है कहीं पर, राकेश जी ने भी जरूर पढ़ा होगा, बीइंग एन हिस्टोरियन। वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साहब, छोटे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा था पता आपको? छोटे छोटे बच्चों को तो यह पढ़ाया जा रहा था कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह महाराज, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, ये सब लोग बागी थे, आतंकवादी थे, ये पढ़ाया जा रहा था। तब नहीं दुख हुआ बिल्कुल भी। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब लोगों को मिलिटेंट कहा जा रहा था, तब दुख नहीं हुआ बिल्कुल भी। और मिलिटेंट कौन है? मिलिटेंट वही, अभी कल ही एक यासीन मलिक नाम के आदमी ने, जो JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो संस्थापक था, उसने अपने जुर्म कबूल किए हैं कि 2 दशकों तक उसने आतंकवादियों को पाला पोसा, उसको भी मिलिटेंट कहा जाता था। और राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, इन सब लोगों को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खान को, किसने कहा रावल साहब? कहां मिलिटेंट पढ़ाया गया इन्हें? थोड़ा तो आपको इतिहास की पुस्तकों ने कहा। आप बताइए ना, आप बताइए किस इतिहास की पुस्तक में? आप स्पेसिफिकली बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी पुस्तक में है? आप बताइए जरा कहाँ है। ये RSS के मंदिर में मिलती है, बीजेपी मुख्यालय पे मिलती है। ये घर में छपती है रात को। देश की बंटवारे की राजनीति करने के लिए रावल साहब देख नहीं पा रहा, ये कौन पीछे से बोल रहा है? मैं मनीष बोल रही है ना, मनीष जी। रावल साहब बहुत बढ़िया इतिहास पढ़कर आए हो। छत्रपति शिवाजी, चंद्रशेखर, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, हम भी शायद स्कूलों में गए होंगे, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। आपने कौन सी बुक में पढ़ा? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। मैं सबके बारे में चुप रहा। बताइए। ये एनसीईआरटी की मेरे पास पुस्तक है।
एनसीईआरटी की पुस्तक है, ये 13वां संस्करण है। इसके पेज नंबर कौन सी क्लास की है सर? 389 पर जाइए, 9वीं क्लास की, 9th क्लास की, 379 पेज पर जाइए और इसमें पढ़िए एक बार। स्कूलों में किताबें आ गई क्या? किन रावल शब्दों साहब, को स्कूलों में किताबें पहुंच गई क्या? भाई साहब नहीं, अभी तक तो पढ़ा रहे थे ना, अभी तक तो आप पढ़ा रहे थे ना, अभी तक तो आप पढ़ा रहे थे ना। अच्छा चलिए, अभी ना इस बात बताइए आप पहले, रजत भाई एक मिनट, मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। विदु जी बताइए आप क्या लिखा हुआ है पहले प्लीज। इसमें यह लिखा हुआ है, अंग्रेजी में है, मैं अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर दूंगा। इट सेड दैट गोविंद सिंह, शिवाजी and Rana Pratap were the chief perpetrators of violence against the Mughals. The militant armies, इसको पढ़िए, militant का मतलब क्या? यासीन मलिक भी militant, ये भी militant. The militant armies of these never allowed peaceful empires of the Mughals to flourish. ऐसा लिखा हुआ है। देखिए एक बार, मतलब हम जो गलत को तो स्वीकार करते हैं, गलत को ठीक किया जा रहा है तो उस पर दिक्कत आ रही है। तो मिलिटेंट नेवर अलाउ लिखा हुआ है, आप पढ़ क्या रहे हो रावल साहब? लिखा क्या हुआ? रावल साहब एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, क्या किसको क्या समझ आया? एक बार फिर से पढ़िए प्लीज। इट सेड दैट इट नेवर अलाउड द पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ मुगल एम्परर्स। मतलब इनके कहने का यह है कि जो जिन्हें मिलिटेंट कहा गया है वो मुगलों की शांतिपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये अर्थ निकल रहा है उस बात का। तो कहा तो अभी मिलिटेंट ही जा रहा है, तो उनकी बात अगर सबूतों के आधार पर देखे खटाना साहब तो ठीक हुई भाई। वो तो कोट कर रहे हैं 9th क्लास की बुक को, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। पता नहीं जी कौन सी किताब कहाँ छपती है, कहाँ मिलती है। एनसीईआरटी की किताब है। नहीं, हमने भी पढ़ाई करी है, हमने तो ये कभी नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी की, अब वो दिखा रहे हैं एनसीईआरटी की किताब में, मैं झूठ मानूं? चंद्रशेखर आजाद, वेरीफाई कर लो। महाराणा प्रताप, हमने तो इनकी वीर गाथाएं जरूर सुनी है। हमने तो खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी, हमने ये जरूर पढ़ा है। ये बीजेपी में पता नहीं वो काव्य है सर, वो आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हिंदी में पढ़ी है, इतिहास में नहीं पढ़ी। वो कोट कर रहे हैं, मैं गलत कैसे मानूं खटाना साहब से? आप ये तो बताइए कि भाई नहीं, वो मुझे फैक्ट दिखा रहे हैं सर, वो मुझे पर्चा दिखा रहे हैं, पेज दिखा रहे हैं, या तो आप मुझे बताइए कि उनका पर्चा गलत है। बिल्कुल 100% गलत है जी। वो बुक कोट कर रहे हैं सर, बुक से वेरीफाई कर रहे हैं वो। भाई साहब ये तो 2 करोड़ रोजगार भी कोट कर रहे थे, ये तो 15 लाख खाते में भी कोट कर रहे थे, ट्रेन भी कोट कर रहे थे। खटाना साहब जो लिखी हुई चीज है उसे कैसे गलत मानूं? ये भी लिखा हुआ था इनके बीजेपी के एजेंडे में, बताओ आज कहां है? आप बिल्कुल ही दरकिनार करने वाली बात। बिल्कुल, जो चीज देश को बांटेगी, जो चीज देश के 2 हिस्से करेगी, जो जाति पाति की राजनीति करेंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और मीनार के। मतलब आप लिख दे वो बोले भी ना, पास कुछ है तो बता दो। कमाल हो गया, वो तो दिखा रहे हैं सर लिख करके, आप ऐसे कैसे दरकिनार कर देंगे चीजों को? आप दिखा दीजिए कि वो गलत लिखा हुआ है। भाई जिस पेज नंबर 379 का वो हवाला दे रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि उस पर गलत लिखा हुआ है, मैं आपकी बात को ठीक मान लूंगा। रावल साहब एक सवाल हो रहा है, आगे बढ़े उससे पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं। एक सवाल हो रहा है, हुड्डा साहब का सवाल है, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप वीर सावरकर को बता रहे हैं कि उन्होंने काला पानी की सजा काटी, तो बता दीजिए, लेकिन कम से कम इतना भी बताइए कि उन्होंने दया याचिकाएं भी दी थी, उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं इतिहास के अंदर। कभी नहीं करते बीजेपी। कितनी बार माफीनामे अंग्रेज सरकार को दिए? मेरे पास हाँ भाई, माफीनामे के ऊपर ही आ रहा हूं मैं। बड़े गौर से सुनना मनीष भाई, बड़ी मिर्ची लगेगी जो बताने वाला हूं। बिल्कुल। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, नाम तो जानते होंगे ना मनीष जी? बिल्कुल। इन्होंने नाभा जेल के अंदर, और मैं ढूंढ रहा हूं, मेरी टीम मुझे दे रही है जल्दी से, नाभा जेल में केवल 3 दिन की सजा हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, केवल 3 दिन की। ये 1931 की बात है। अरे सुन तो लीजिए, एक मिनट। केवल 3 दिन के लिए नाभा जेल में हुई, और ये मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं मोतीलाल जी, और कह रहे हैं कि आप जो कुछ कहेंगे हम करेंगे। और मैं इसके लिए मोतीलाल नेहरू जी को बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूं, मेक नो मिस्टेक, एब्सोल्युटली। देखिए ये एक टैक्टिक्स हुआ करती थी, हर स्वतंत्रता सेनानी ने अपनाई है ये टैक्टिक्स, अपने स्वतंत्रता संग्राम को जीवित रखने के लिए। क्या जेल में रहकर स्वतंत्रता हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। खैर, नेहरू जी ने तो किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे पता है कि एक छोटे से बैराक के अंदर जो है 4x6, जिसमें आदमी
पैर पसार कर सो भी नहीं सकता। 4x6 के बैराक में बंद थे वो। और आपने जब ये पूछा तो मैं अब वापिस ही आ जाता हूं। मनीष जी को बहुत इंटरेस्ट है इतिहास जानने में, तो आज थोड़ा सा बता ही दूं। इस देश के अंदर 13,500 लोगों को आधिकारिक रूप से फांसी हुई थी। ये जो छाती पर हाथ मारकर बार बार पूछते हैं ना कांग्रेसी की हमने जंग आजादी में कुर्बानियां दी हैं, 13,500 तो अंग्रेजी अधिकारी मानते हैं। उनमें एक भी, और मैं कोट कर रहा हूं, एक भी कांग्रेसी नहीं था, एक भी कांग्रेसी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस का एक योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, उसको मैं नहीं नकारना चाहता। मैं जल्दी से अपनी बात कहता हूं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के 4 हिस्से हो सकते हैं। पहला हिस्सा जो है 1857 की क्रांति, जिसको बेशरम बोल रहा हूं मैं उन हिस्टोरियंस को जिन्होंने इसको गदर बोला। 1857 की क्रांति को, उस महापवित्र क्रांति को जिन्होंने गदर बोला, वो बेशरम थे। पहला भाग। दूसरा भाग जो देश का सशस्त्र आंदोलन था, जिसमें मैंने बताया भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये भी एक भाग था। तीसरा भाग था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी वाला, जिसमें उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, वो भी एक भाग है। और चौथा भाग कांग्रेस वाला आंदोलन था। कांग्रेस में भी कुछ नेताओं ने काम किया। बिपिन चंद्र पाल की बात हो, चाहे लाला लाजपत राय की बात हो, लाल बाल पाल जो है एक ट्रायो बहुत फेमस रहा है, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय की बात हो, बहुत लोगों ने इस देश के लिए योगदान दिया। उनके योगदान को नहीं नकारा जा सकता। महात्मा गांधी जी का भी योगदान है। लेकिन जब ये कहते हैं कि राष्ट्रपिता कहते हैं कोई सज्जन इनको, और इतिहासकार है दुर्भाग्य से जो उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, तो मैंने मेरे पास 2016 की आरटीआई का एक रिप्लाई है। ये गोडसे वाले आदमी हैं। आपका दुर्भाग्य, मेरे राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता। पहली बात नहीं, तो आप नहीं मानते। अरे यार, आप क्यों डिबेट को डिरेल कर रहे हैं? आपका स्तर इतना बुरा स्तर है आपका। मुझे मेरी बात कहने दिया जाएगा या यहाँ पर यह चुटकुलियां लेने के लिए चुटकुलेबाज व्यक्ति बैठा रहेगा? तो क्या गोडसे को उपाधि? मैंने क्या एक बार भी आपको टोका? क्या एंटोनियो माइनो की भक्ति करते हो? करते रहो भाई, मुझे तो मेरी बात रखने दो। आप गोडसे की भक्ति, मुझे तो मेरी बात रखने दो। देखिए, आप करते हैं गोडसे की भी। आपने गोडसे के नाम से जिसने मंदिर बनाया उसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया मध्य प्रदेश में। चलिए छोटे डिबेट ना कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए डिबेट में। जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए केशव जी, आप कैसे अलाउ कर रहे हैं? आप आज ये बदतमीजी को कैसे अलाउ कर रहे हैं? नहीं, सवाल पूछ रहे हैं केशव जी, सवाल पूछ रहे हैं सर। वो केशव जी, इनको क्या बोलने से रोका जाएगा क्या? मैंने आप नहीं, ये अपने समय में सवाल पूछे ना, मैंने तो कुछ कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने रावल साहब, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी आपके साथ? कि मनीष जी, आप अपने समय में बोलिएगा। आपको अच्छा केशव जी, इनको बिल्कुल समय मत दीजिएगा। ये इनको मेरे से सवाल ठीक है, आप जल्दी से, मैं इनके सारे सवालों को उत्तर दूंगा, लेकिन इनको अलग से समय मत देना। आप सत्ता में हो तो ये डराओगे थोड़ी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप रावल साहब जल्दी से पूरा कीजिए, फिर मनीष जी के पास। अरे यार, इतना हल्का मत करो आप। नहीं, मनीष जी तो आ चुके हैं ना, मनीष जी तो बार बार डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। तो 2016 की आरटीआई की रिपोर्ट है जो ये कहती है आधिकारिक रूप से कभी भी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं माना गया। महात्मा गांधी जी मेरे लिए सम्मानित हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो आदर्श है मेरे लिए, लेकिन मेरा राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता। राष्ट्र बहुत विशाल है। महात्मा गांधी जी जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से यह राष्ट्र था, और महात्मा गांधी जी की जब पुश्तें अभी भी हैं, उनके बाद भी यह राष्ट्र रहेगा। यह चिरकालिक समय तक रहेगा। यह राष्ट्र किसी के पैदा होने से पैदा नहीं हुआ, यह राष्ट्र किसी की मृत्यु के बाद खत्म नहीं होगा। मेरे देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं है। मेरा देश जिसको भारत माता के रूप में मैं पूजता हूं, उसका कोई पिता नहीं होता। ठीक है चलिए, ठीक है सर। एक बार जल्दी से मैं एक बात और बता दूं। रजवंत जी भी बहुत कुछ बोल रहे थे, आपने रजवंत जी को भी डिबेट में बुलाया हुआ है, तो उनको बता दूं, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि नाम बदलने से क्या होगा, सड़कों के नाम। अरे भाई, जगह जगह पर ताऊ देवीलाल के पार्क क्यों बनाए थे तुमने? इतनी हिपोक्रेसी एक साथ कैसे ले आते हो? तो एक ही गले से दोगली बातें कैसे कर लेते हो? क्या तुमने अपनी सत्ता के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल ने ताऊ देवीलाल के पार्क नहीं बनाए थे? क्यों बनाए थे फिर? तब उसमें कितना खर्च हुआ था बताओगे? इस देश के अंदर 28 केंद्रीय योजनाएं, 600 से अधिक सरकारी योजनाएं नेहरू गांधी खानदान पर चल रही हैं। इस देश के अंदर खेल टूर्नामेंट, 29 खेल टूर्नामेंट गांधी नेहरू खानदान के ऊपर चल रहे हैं। शैक्षणिक यूनिवर्सिटी 98 गांधी और गांधी नेहरू खानदान के ऊपर चल रही हैं। 74 भवन और
स्मारक जो है ठीक वो है सर। गांधी नेहरू खानदान के ऊपर चल रहे ठीक है हैं। सर। सड़कें और स्थानों की तो बात ही छोड़ दो, कितने इनके नाम पर है। ठीक है, मैं इक्यावन आगे अवार्ड, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है राहुल साहब, संस्थान प्लीज। 39 फेस्टिवल्स, 37 तो उत्सव हैं, 15 स्कॉलरशिप्स हैं इनके अरे नाम मेरे पर, भाई, समझाओ। 15 बड़े बड़े ठीक है, नेशनल ठीक है, पार्क समझाओ आप। हैं ठीक है गांधी सर। और नेहरू के नाम पर, ठीक है सर। 5 मैं एयरपोर्ट रजवंत और जी के पास बंदरगाह आ हैं रहा इनके नाम पर। रावल साहब, ठीक है। 65 साल का मैं इतिहास आगे देना बढ़ पड़ रहा हूं। जाएगा साहब। कहां ठीक है रावल मकड़ी के जाल में हाथ डाल दिया आपने। ठीक है सर। रजवंत जी रखिए। जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कह रहा था कि विधु रावल जी प्रोफेसर है, बड़े पढ़े ताऊ देवीलाल का नाम का पार्क क्यों बनाया था? कैसी बहकी बात कर रहे हैं। ताऊ देवीलाल का पार्क क्यों बनाया था? उसी चीज के बारे में बता ताऊ देवीलाल का पार्क क्यों बनाया था? आपकी सरकार है, सुन लीजिए, आपकी क्यों सरकार बनाया है, था? आज आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, आज आपकी सरकार है ना। मेरी एक मिनट सुन तो लीजिए। आपको पता है ताऊ देवीलाल का हरियाणा के अरे कितना आपने बड़ा क्यों बनाया योगदान था? और वो पार्क अगर बनाया जा रहा है तो आपको क्या समस्या है उस चीज से? हाँ तो हम भी तो उन्हीं का देखा आ गई दोगलेबंदी। तो ताऊ देवीलाल की तरह और भी लोगों का योगदान है, उनका योगदान तो आप तो छोड़ दोगे। उनका योगदान से तो तकलीफ है। क्या गुरु गोविंद सिंह का योगदान नहीं है इस देश के लिए? क्या महाराणा प्रताप का योगदान नहीं है? क्या छत्रपति शिवाजी का योगदान नहीं है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान नहीं है? तुम्हारे लिए ताऊ देवीलाल का भी, तुम्हारे लिए ताऊ देवीलाल के अलावा किसी का योगदान नहीं है। देखिए आगे किसी को बोलते हैं, अरे तुम्हारे खानदान में इतना नहीं पड़ा हुआ जितना मैं पढ़ा हुआ हूँ। तुम्हारे पूरे खानदान में कोई नहीं पढ़ा जितना मैं पढ़ा हुआ हूँ। तुम्हारे खानदान में इतना कोई नहीं पढ़ा हुआ जिसने, जब मेरे पढ़ोगे उसके बाद सवाल करना। रजवंत जी आप पर्सन में जाइए। विधु जी आप भी प्लीज पर्सन में जाइए। उन्हें प्रोफेसर किसने कौन बनाया? गलत कह रहा है? रजवंत भाई उन्हें प्रोफेसर किसने बनाया ये आपका विषय नहीं है। और विधु जी उनके खानदान में कौन कितना पढ़ा हुआ ये आपका विषय नहीं है। प्लीज मेंटेन द डेकोरम सर। दोनों वरिष्ठ वक्ता हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने एक बात कही कि ताऊ देवीलाल के नाम पर पार्क बनाए, उनके नाम लिखे। अच्छी बात है, उन्होंने कोई काम करा, पार्क बनाए, लोगों को सैर करने के लिए बनाए। इनको क्षमा मांगनी चाहिए टीवी चैनल पे। हम भी तो यही कर रहे हैं साहब, हम भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं। देश के महापुरुषों के नाम से पार्क नहीं बनने चाहिए क्या? इस देश के महापुरुषों के नाम से सड़कें नहीं बननी चाहिए क्या? इस देश के महापुरुषों के नाम से क्या काम नहीं होने चाहिए क्या? तो हमने भी तो इन महापुरुषों को आगे बढ़ाया है। उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? हम विवेकानंद से लेकर छोटू राम तक सभी का बनाएंगे। हम भी बना रहे हैं रावल साहब। हम भी छोटू राम से लेकर विवेकानंद तक सभी को स्मारक बनाएंगे। पिता है उनके साथ आपको यही नहीं पता क्या चीज है क्या नहीं है। आप इस तरह की बकवासबाजी नहीं कर सकते। राष्ट्र का पिता नहीं है, आपके पिता हो सकते हैं। देश के आपके पिता हो सकते हैं, राष्ट्र का पिता नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, आपके नहीं, वो आपके पिता हो सकते हैं, राष्ट्र का पिता नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पिता हो सकते हैं, राष्ट्र का पिता नहीं है। दिखा दीजिए जननी जन्मभूमि से आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, आपकी हरियाणा में सरकार है। आप हटवा के दिखा दीजिए आपका नाम, आप हटवा के दिखा दीजिए नाम। और जितने पार्क बने हैं उन पे ताऊ देवीलाल का नाम लगा दीजिए। जब लगा ही नहीं हुआ तो कहाँ से? अरे कहीं लगा ही नहीं हुआ, औकात बता दी जाएगी। अरे कहीं लगा ही नहीं हुआ, अपने आपको कहीं लगा ही नहीं हुआ। देवीलाल के बारे में बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं। ओ भाई गुलाम, ओ भाई गुलाम, आपकी बड़ी रेस्पेक्ट करता था, मैं आपकी बड़ी रेस्पेक्ट करता था, लेकिन आज आपने बता दिया क्या नहीं है। ताऊ देवीलाल तुम्हारा दोगलापन सामने ले आया तो उसके बाद रिस्पेक्ट खत्म। तुम्हारा दोगलापन ले आया तो इसके बाद रिस्पेक्ट खत्म। अभी तक तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि राष्ट्रपुरुषों के नाम से क्या हो जाएगा। अब ताऊ देवीलाल का नाम आया तो ठीक हो गया सब कुछ। नहीं तो देवीलाल जी के अलावा और किसी का योगदान नहीं है क्या? हरियाणा के बाद ये अधिकार सिर्फ देवीलाल जी के लिए है। हमने भी बनाया देवीलाल ताऊ देवीलाल जी के बारे में तो आपके बड़े नेता भी कुछ नहीं बोलते। आपकी तो औकात क्या है? आपके बड़े नेता भी ताऊ देवीलाल जी के बारे में तुम्हारे से बड़ी औकात है, तुम्हारे खानदान से बड़ी औकात रखता हूं मैं। प्लीज आगे बढ़ रहे हैं राहुल साहब। अरे गुलाम, आगे बढ़ रहे हैं। खानदान के गुलाम। मैं आपको बता देता हूँ, कभी आपने पता कर मैं महावीर जी के पास आ रहा हूँ। ये गलत तरह से इस तरह के शब्द ना रखें प्लीज। मैं महावीर जी के पास आ रहा हूँ। महावीर साहब केशव जी 1 मिनट लूंगा। मैं तुरंत आऊंगा। महावीर जी बहुत देर से शांत बैठे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। रजवंत भाई प्लीज। पास डिग्री है तो इसका मतलब ये कुछ भी बोल देंगे। रजवंत भाई, रजवंत जी नहीं, इनके पास डिग्री है तो क्या ये ऐसे सुनते नहीं? अरे गुलाम चुप हो जा। रजवंत जी, विधु जी प्लीज इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते हैं किसी को भी।
महावीर जी रखिए अपनी बात। कितना कितना बुरा लगा। केवल आज तक सभी महापुरुषों का अभी मैं कह रहा हूं अगर आप सामने होता तो आपकी औकात बता देता। विदु जी कहां मिलोगे सामने? ठीक है, और आपकी सरकार कैसी बात कर रहे हैं सर? आप दोनों का उद्देश्य सुन रहा है, कैसी बात कर रहे हैं सर? विदु जी डाउन करनी पड़ेगी सर, कहां मिलकर बताएगा? प्लीज। इस तरह से कैसे बात बनेगी सर? प्रदेश का जिन बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं आप, वो बच्चे आप दोनों की बातों को सुन रहे हैं सर। क्या सीखेंगे वो? ये इतिहास क्या फायदा किताब में ऐसा लिखने का? और रजंत भाई क्या फायदा ऐसी उंगली उठाने का भी? चाटुकार अपने अंदर जो आचरण नहीं है दूसरे को शिक्षा दे रहे रजंत भाई, ऐसे नहीं चलता काम। प्लीज, मैं दोनों के पास आऊंगा, मैं दोनों के पास आऊंगा, लेकिन अब मुझे रोकना पड़ेगा। रजवंत जी, मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। मैं प्लीज निवेदन कर रहा हूं आपसे, मैं आ जाऊंगा दोबारा से, अभी मेरे को महावीर जी के पास जाना पड़ेगा। अपना गुस्सा तब तक आप दोनों शांत कर लीजिएगा। महावीर जी, आज की बहस का जो विषय आपने दिया, मैं समझता हूं उस पर तो 10% भी हम बातचीत नहीं कर पाए। विषय कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण का विषय है और जिसके कारण से देश का विभाजन हुआ, इस विषय पर ही हमको बात करनी चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए। ये निसंदेह इसमें किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि यदि उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी जी का भी बड़ा योगदान था, जन जागरण किया, लेकिन वो यहाँ पर उनसे एक प्रकार से मैं उसको गलती कहूंगा, मुस्लिमों के सामने यदि वो झुकते नहीं, घुटने नहीं टेकते, तो निश्चित रूप से मुस्लिम अपनी मांग को कहीं न कहीं आगे चल करके वापस लेने पर विवश होते। ये केवल और केवल मुस्लिमों को साथ लेकर ही आज़ादी मिल सकती है, अंग्रेजों को यहाँ से मुस्लिमों को साथ लेकर ही भगाया जा सकता है। ऐसी मानसिकता के कारण से उनको तुष्ट किया गया और जिसका परिणाम बाद में चाह करके भी विभाजन को रोक नहीं सके। महात्मा गांधी जी भी शायद विभाजन नहीं चाहते थे और हम सबको ये ध्यान दिलाऊं, सभी भाइयों को, उन्होंने ये कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन उनकी लाश तो विभाजन के समय भगवान की दया से अच्छा रहा नहीं, पर बैठे थे सर, बहुत पीड़ा हुई थी गांधी जी को। और उस तुष्टीकरण को मैं अपने पड़ोसी भाई को भी बताना चाहता हूं, उस तुष्टीकरण को 1947 से लेकर के आज तक कांग्रेस के नेता ढो रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसी के तहत, और अन्य कुछ ऐसे लोग भी जो तुष्टीकरण के समर्थक हैं, वो इसी कारण से जहांगीरी पूरी उसमें पहुंच जाते हैं, कहीं शाहीन बाग में पहुंच जाते हैं, कहीं एनआरसी का विरोध करते हैं। तो ये सारा जो तुष्टीकरण का जो उस समय खुराक परोसी गई थी, उनको जो ये इंजेक्ट किया गया था। एक सवाल मैं छोटा सा कर रहा हूं आपसे, जो कि केवल मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल भी है। भाई, आप लोग जो कहते हैं कि जिस मुसलमान को भारत में दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए, यानी कि संघ की थोड़ी सी इस तरह की इमेज है आम लोगों के मन में कि मुसलमानों को लेकर संतुष्टि ढंग की नहीं है। पाकिस्तान अगर आज भारत का हिस्सा होता तो क्या आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान नहीं होता? नहीं, निश्चित रूप से हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गए। वैसे तो ये जो विभाजन की जो पृष्ठभूमि थी वो तो केवल धर्म के आधार पर थी। मैं यहां एक नई बात जोड़ना चाहूंगा कि आज ये मुसलमान की समस्या यह भी इन तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेसी नेताओं के फलस्वरूप है, उनके निर्णय के कारण। मुसलमान जब मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट के लिए नहीं मानते थे, वो स्वीकार कर लिया, तो और फिर भारत में ये जो मुसलमान रहे, तो भी आज यदि इस देश के रीति रिवाज को, इस देश के संविधान को, इस देश के मान बिंदुओं को, इस देश के महापुरुषों को अगर कोई स्वीकार नहीं करता और घुटन हो रही है, वो अपने आप को पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं उनके साथ अपनी तुलना तो नहीं करते। कितना खुशहाल जीवन जीते हैं यहाँ पर, कितने स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, कितने स्वाभिमान के साथ मुस्लिम यहाँ रहता है। फिर भी अगर किसी को कठिनाई है तब कोई तब ये कहता है कि भाई अगर यहाँ दिक्कत है और वहां अच्छा समझते हो तो चले जाओ। तुलना करनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मनीष जी के पास में आ रहा हूँ, फिर राहुल साहब के पास आऊंगा। मनीष जी। केशव जी, जो मेरे भाई ने और हमारे बाबू जी ने जो बातें करी, वो सारी की सारी बातें इतिहास को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर, कुल मिलाकर जहां भी जाएं, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज की अगर बात करते हैं, तो बात कुल मिला के हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और मीनार पे आके रुक जाती है। और ये पिछले 7-8 साल से मेरा डिबेट का मुद्दा ही है, तो ये वहीं चल के आ रही है। क्या अशफाक उल्ला ने आजादी में अपना योगदान नहीं दिया?
मेरे भाई ने रावल साहब ने एक बात कही, एक मिनट, रावल साहब ने एक बात कही, खुलाखा वंदनीय है नहीं, और उसका तो नहीं, लाहौर और कराची में तो बहुत वंदनीय है, तो आप एक एक कर मैं मनीष जी का सवाल लेता हूं। रावल साहब ने एक बात कही कि आपने ताऊ देवीलाल जी के नाम से पार्क बनाए। अरे भाई बड़ी अच्छी बात है, आप भी बनाओ। इन्होंने जो पार्क बनाया आपने तो वहां एंट्री फीस लगा दी कि तो स्टेडियम में जाएगा वहां एंट्री फीस देगा। आपने तो वहां लोगों को जाने से रोक दिया। आप अपने पार्क बनाओ, अपने स्टेडियम बनाओ और नाम लिखो। कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि नेहरू गांधी के नाम पर 74% वो है, आप भी बनाओ अपने नाम पर। आप हमारे नाम को ही तो काट के अपना नाम लिख रहे हो, अपना तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप अगर कुछ कर रहे हो तो भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हो, इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हो। नाम कैसे? पाठ्य पुस्तकों में आपका नाम कैसे हुआ? पाठ्य पुस्तकों में जो गांधी इतिहास नेहरू लिखा में जा रहा आप है अपना नाम कैसे खोजते हैं? सुधारा, उस पर हम बहस करें। आपने कहा कि 74% राजीव जी के नाम पर है, गांधी जी के नाम पर है, उनके नाम पर है। अगर उन्होंने काम करा तो उनके नाम पर है। आप काम करो और अपने नाम पे लिखवाओ। चलिए मैं बता देता हूं। आपने तो कुछ करा ही नहीं। उन्होंने काम किया, बता देता हूं ना काम। सर मैं इस मुद्दे पर नहीं आ रहा, मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय ये नहीं है, उस पर विचार करो। मेरा विषय ये नहीं है। पुस्तक में जो ये परिवर्तन हुआ है, ये गौरवशाली परिवर्तन है, इस पर बात करो। मनीष जी, रोजगार पर मनीष जी, अब देखिए पता क्या महंगाई पर बात होती है सर, डिबेट हर मुद्दे के ऊपर होती है। मेरा डिबेट का मुद्दा आज केवल और केवल इतना है, जो हुड्डा साहब ने इसे कहा है कि शिक्षा का राजनीतिकरण है। शिक्षा का राजनीतिकरण कैसे? हुड्डा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये राजनीति से प्रेरित होकर जिस तरीके से पुस्तकों में छेड़छाड़ हो रही है, जो तुष्टीकरण की बात हो रही है, नए युवाओं को जो भड़काया जा रहा है, जो बरगलाया जा रहा है, हरियाणा की राजनीति को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, ये इनकी मानसिकता, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखाती है। ये उन लोगों की मानसिकता है जो लोग आज हरियाणा को गड्ढे में धकेल चुके हैं। अगर आप आने वाली नौजवान पीढ़ी को इस तरीके की पाठ्यक्रम, कांग्रेस को आप प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे आदमी हो, प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे विदु जी एक मिनट, प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप बहुत ज्ञानी आदमी हो, बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, और आपकी शब्दावली क्या है? चाटुकार, ओए गुलाम, औकात, खानदान, क्या ये शिक्षा है? ठीक है मनीष भाई सुनिए, शिक्षा है। मनीष भाई सुनिए तो सही। इसलिए मनीष भाई नहीं उसको यही सुन लीजिए मनीष भाई एक मिनट। रावल साहब मनीष जी मेरा सवाल है, आप भूल जाइए किसी प्रवक्ता का सवाल। ठीक है रजत भाई एक मिनट रुकिए तो सही सर, मैं तो सवाल पूछ लूं। आप सबके सवाल के बीच मेरा सवाल रह गया। एक पत्रकार का सवाल है, किसी राजनीतिक दल का सवाल नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं सर। ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था 2008 की बात है, डॉक्टर उपेंद्र सिंह जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुत्री हैं, उनके द्वारा 300 रामायण्स लिखी गई एक पुस्तक थी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जिसमें उन्होंने भगवान राम, सीता के बारे में, मां सीता के बारे में और रावण के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हुई थी। मैं टीवी के ऊपर उसे बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने लिखा था कि एक छींक से सीता मां का जन्म हुआ था और उनके और लक्ष्मण जी के बीच अनैतिक संबंध थे। कोट किया हुआ था। ए रंगनाथन जी जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के वकील थे उस समय, उन्होंने उनकी देखरेख में पूरा का पूरा ये केस चला था और लिखित में डॉक्टर उपेंद्र ने इस बात की माफी मांगी गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तक थी, मेरी पुस्तक थी, मैं कोट कर रहा हूं। तो आपका जब समय था आपने चीजों को लिखा सर, अब इनका समय आ गया तो ये इन चीजों को लिख रहे हैं। अब ये गलत हो गए और आप उस समय सही थे। मनीष जी ये तो क्लियर है ना कि बीजेपी वाले लिख रहे हैं। मूल सवाल पर लेकर ये तो केशव जी क्लियर है कि बीजेपी वाले लिख रहे हैं। तो बीजेपी वाले जो तुष्टीकरण की जो राजनीति, ये कम से कम बहस तो कर रहे हैं सर। मैं एक बात कहता हूं, मेरे से पहले क्या हुआ मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं वो काम तो पूछेंगे, लेकिन मैं वो काम करूंगा जो मेरे आने वाले रावत साहब फाइनल कमेंट जल्दी से, वर्तमान में जीने वाला आदमी हूं, मैं वर्तमान में जीने वाला ठीक है। मैं समय कम है, एक बार फाइनल कमेंट ले रहा हूं जल्दी से। राहुल साहब जल्दी से बंद भी करो ना, आप जीरो सो जाओ थोड़ी देर, वर्तमान में सो जाओ थोड़ी देर। अब सामने आ रही है और ये आवश्यक है कि जो गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं उनको भी समाप्त किया जाना आवश्यक है। इस देश की स्वतंत्रता विभाजन की कीमत पर आई थी और कीमत कितनी बड़ी हमने चुकाई उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे जो अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव, अपनी संपत्ति छोड़कर भारत के जो भारत का टुकड़ा 8 साल में कितने को 8 साल में 1.5 करोड़ विस्थापित हुए थे, कितनों को स्थापित कर पाई? अरे ये बीच में केशव जी इनको तो चुप करवाइए ना। 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी इन कांग्रेसियों के कारण जो है।
इन कांग्रेस जिनको बेशर्मी के साथ यहाँ डिबेट में कैसे बैठे हैं कांग्रेस आपकी जो भाषा 10,000 माताओं बहनों की जो भाषा शब्दावली है इनके कारण क्योंकि आपकी जो भाषा शब्दावली है ना, नेहरू साहब को प्रधानमंत्री बनना था। ठीक है, इसकी इतनी बड़ी रजवंती जी जल्दी से बोलिए, रजवंती जी जल्दी कीमत हमने चुकाई। एक नेहरू को, एक जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था। बात आराम से कह सकते हैं। एक जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए 10 लाख लोगों की जान गई। आपकी जो भाषा शब्दावली है मेरे ख्याल कहीं के लायक नहीं हो, आप कहीं के लायक नहीं हो, भाषा शब्दावली से आप नहीं हो। गए मेरा आप खड़े होते हैं मेरे ख्याल से। विदु जी आप हमारे साथ जुड़े। ये आपकी जो भाषा शब्दावली है ये पढ़े नहीं है। आपकी भाषा शब्दावली पढ़े हरियाणा में आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे चौक चौराहे में